नमस्कार, डीडी राजस्थान में आपका स्वागत है और मैं हूं मनीष शर्मा। एक बार फिर से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। कहते हैं हर इंसान की खूबसूरती को निखार देती है उसकी मुस्कुराहट, और इस मुस्कुराहट के पीछे क्या होते हैं? आपके हमारे दांत यानी टीथ। लेकिन दांतों की जो खूबसूरती है, चमक और मजबूती अगर बरकरार रहे तो सार्वजनिक रूप से आप और हम बड़े आत्मविश्वास से लबरेज रहते हैं। लेकिन अगर इनमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो हमें किसी न किसी तरह की, कहें कि आम मंच पर जाने से, जनता के बीच में जाने से, या फिर घर परिवार में भी एक तरह से हिचकिचाहट होती है और शर्मिंदगी का एहसास होने लगता है अगर दांतों में कुछ गड़बड़ी हो या दांतों के कुछ खराबी हो जाए तो दांतों और मसूड़ों की समस्याएं आपने भी खूब सुनी होंगी, आप भी हो सकता है इससे गुजरे होंगे। क्या कुछ समस्याएं मसूड़ों और दांतों को लेकर होती हैं? मुख से संबंधी क्या समस्याएं होती है? क्या इसके निदान हो सकते हैं? और कैसे दांतों की समस्या से आप और हम बच सकते हैं ताकि हम मुस्कुराहट फैलाते रहे समाज में और हमेशा खिलखिलाता चेहरा हमारा लोगों को दिखता रहे? इन सब पर बात करने के लिए आज डॉक्टर आनंद भटनागर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे, जो पेरियोडोंटिस्ट हैं, यानी मैं आपको बताऊं तो दांत और मसूड़ों के विशेषज्ञ हैं और राजस्थान सरकार मेडिकल डायरेक्टरेट जयपुर में कार्यरत है। डॉक्टर साहब का बहुत स्वागत है डीडी राजस्थान के कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। पहला सवाल तो जो जनता के बीच में होगा, दर्शक जो इस वक्त पे आपको भरपूर तादाद में देख रहे होंगे, पहला सवाल यही होगा कि दांतों की गड़बड़ी आखिर होती क्यों है? क्यों मसूड़े खराब हो जाते हैं? क्यों दांतों में गड़बड़ी आती है जिससे शर्मिंदगी झेलनी पड़ जाती है? सबसे पहले तो मनीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को यहाँ आज इस मंच पर आमंत्रित किया। और देखिए, मैं स्टार्ट यही करना चाहता हूँ कि ओरल कैविटी इज़ अ मिरर ऑफ ओरल हेल्थ, यानी कि मुख स्वास्थ्य जो होता है पूरे शरीर की बीमारियों का दर्पण है। जी, आपने इतना अच्छा प्रश्न किया, आपने बताया दर्शकों को कि जिनके दांत स्वस्थ होते हैं उससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। उसी चीज़ को मैं प्रकाश डालते हुए अपनी कहानी को स्टार्ट करना चाहता हूँ कि जितनी भी दांतों की समस्याएं हैं उससे ना केवल दांत और चेहरे की सुंदरता, अमूमन पूरा शरीर ही उससे प्रभावित रहता है। तो अगर हम अपने मुख स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, दांतों पर ध्यान देते हैं, तो ये मानिए कि हम पूरे शरीर की देखभाल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सर, तो अब जरा ये समझा दीजिए कि आयु वर्ग के हिसाब से अगर हम देखें, हम बचपन में जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, और फिर वयस्क होते हैं, और फिर बुजुर्ग होते हैं, कुछ बच्चों को शुरुआत से समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है कि दांत कहीं ना कहीं किसी तरह से कैविटीज हो रही हैं, या फिर टूथ डेके शुरुआत स्तर पर हो जाता है। मसूड़ों की समस्या होती है, कीड़े लगना तो बड़ी आम समस्या है, बच्चों में सुनने में आता है। वयस्क हम होते हैं, थोड़ा देखभाल करने लगते हैं, हम थोड़ा सा हाइजीन का प्रैक्टिस करते हैं, और बुजुर्ग होते हैं जब कहा जाता है कि अपने आप जो है बुढ़ापे की समस्या है, इसलिए दांत कमजोर हो गए हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या मैंने आमतौर पर ये देखी, काफी बच्चों को आजकल शुरुआती स्तर से इसकी समस्या का सामना करना पड़ता है। क्या आप मानते हैं कि पहले की तुलना में कुछ शारीरिक बनावट में कह लें या शारीरिक आदतों में कह लें, ह्यूमन नेचर में कहें, कि बदलाव आए, उसके चलते शुरुआती स्तर पर ही बच्चों को दांतों की समस्या झेलनी पड़ रही? बिल्कुल सही कहा आपने। जो आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले के जो डिकेड हुआ करते थे, जब बच्चे पैदा होते थे, हम ये नहीं कहते कि उस जमाने में दांतों पर ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन दांतों के साथ साथ जो हमारा दैनिक खान पान हुआ करता था, जिसमें हम लोग रॉ का मतलब कच्ची चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे। उदाहरण के लिए मानिए छोटा बच्चा है आपके घर में, तो उसको खेलने के लिए और चीज़ों के साथ गन्ने का एक टुकड़ा दिया, एग्जाम्पल, तो गन्ने का मीठे का रसपान तो वो करेगा, लेकिन साथ के साथ उसको चबाएगा भी। अगर हमने उसको गन्ने की बड़ी डंडी दी तो वो उसको चबाएगा। उससे दो फायदे होंगे, एक तो क्लींजिंग के लिए वो काम में लेगा, दूसरा उसका स्वीटनर रहेगा, तो वो आपको जो पेसिफायर हैं, जो बाहर का मिठास है, उस पर निर्भरता कम होगी। तो इसी तरीके से जो हमारा खान पान था, जिसमें दूध और दही का इस्तेमाल बहुत अच्छा और प्योर क्वालिटी में हुआ करता था, वो आज तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम है। तो इसीलिए जो बच्चे हैं वो बाहर के स्वीटनर्स पे ज़्यादा डिपेंड हैं, टॉफ़ीज़ पे, चॉकलेट्स पे ज़्यादा डिपेंड है, और उस तरह की जो अपन कह सकते हैं दांतों की एक्सरसाइज या ग्रोथ के लिए जितना उनके लिए आवश्यकतापूर्ण उनको कैल्शियम या विटामिन मिलने चाहिए, वो उनको नहीं मिलते हैं। ये गैप है। तो आमतौर पर क्या बड़ी समस्या है? आप मानते हैं कि दांतों की सड़न ज़्यादा बड़ी समस्या हो रही है, या फिर जो खान पान जो हमारे शरीर के भीतर प्रवेश कर रहा है, जो प्रोसेस्ड फूड हम लोग खा रहे हैं, या फिर जिस तरह के अलग अलग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड इस वक्त मार्केट में है, या फिर रॉ फूड जिस तरह से नेचुरली जो शहरीकरण हुआ उसमें कम हो गया तुलनात्मक रूप से? आपने जिस तरह से अभी जिक्र किया कि 20 साल पहले जो समस्याएं थी, अब उसके उलट जल्दी ही उम्र में दांतों की समस्याएं झेलने को पड़ रही है लोगों को। तो क्या समस्याएं, बड़ी समस्या में भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो आपको दांतों और मसूड़ों में दिखाई पड़ रही? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया।
जो बच्चे जनरली होते हैं उनमें जो परेशानी होती है वो दांतों में कीड़ा लगने की होती है, आम बोलचाल की भाषा में, जिसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में कैरीज बोलते हैं, या आप टीवी में देखें तो कैविटी वर्ड यूज़ होता है। कैविटी मतलब गड्ढा। तो जो बच्चे छोटे होते हैं जो मदर मिल्क के बाद में बॉटल फीड पे आ जाते हैं, तो जनरली क्या होता है कि बॉटल फीड में कहते हैं स्वीटनर का यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज मिल्क इटसेल्फ बिकम लिटिल बिट स्वीटर। राइट। बट होता क्या है कि हम लोग मिल्क फीड कराते हैं, फीड करता करता ही बच्चा सो जाता है। आपने अक्सर नोट किया होगा, माँ बाप आते हैं, पढ़े लिखे अच्छे संवर्ग के भी आते हैं, तो बच्चे को दूध पिलाते हैं, रात की नाइट बॉटल पिलाने के बाद में वो ना तो उसके मसूड़ों को साफ़ कर सकते हैं, ना दांतों को साफ़ कर सकते हैं, और बच्चा सो जाता है। तो वो जो स्वीटनर होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर भी कह सकते हो या लैक्टोजन स्वीटनर कह सकते हैं आप, वो धीरे धीरे डेट गेट डिपॉजिट टू द टूथ, वो दांतों पे जमा होता है। और वही जो अब ओरल कैविटी में मतलब थाउजेंड्स ऑफ टाइप ऑफ बैक्टीरिया मिलते हैं, जिसमें बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं कीड़ा लगने के लिए, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं अदर बीमारियों के लिए। तो वो उसको इनिशिएट करते हैं बच्चों में अर्ली दांत गिरने के लिए। तो हमारी भाषा में एक बीमारी होती है, उसको रैम्पेंट कैरीज कहते हैं, यानी आगे के सारे दांत उसके काले हो जाएंगे, वो आगे की जो एनामल सरफेस है उसको पूरा वो बैक्टीरिया खत्म कर देगा। तो ये स्टार्टिंग जो बीमारी होती है ये जनरली छोटे बच्चों में होती है, जो लोग मिल्क फीडिंग पे होते हैं या अपन कहते हैं बॉटल फीड पे होते हैं। अब जैसे जैसे वो दांत कमज़ोर होकर गिरने लग जाते हैं या बिल्कुल खिड़ जाते हैं या टूटने लग जाते हैं, तो पेरेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो ट्रीटेबल कंडीशन में नहीं होता। तो उस पोजीशन में क्या होगा कि डेंटल डॉक्टर अगर पेन ज़्यादा होगा तो उस छोटे छोटे दांतों को निकाल देगा, कोशिश करेगा भरने का, अगर वो भरने का प्रयास नहीं होगा तो निकाल देगा। अब आप इसको ऐसे समझिए कि दूध का दांत गिरने के बाद उस पर परमानेंट दांत आना है उस जगह पे, तो जब दोनों के गिरने के समय में अंतर आ जाएगा तो परमानेंट दांत जो है उस जिस जगह उसको आना है उस जगह नहीं आएगा, वो उस जगह टेढ़ा या बांका आ जाएगा। तो बच्चों में माल अलाइनमेंट, यानी कि जिसको कहते हैं कि हम लोग कहते हैं ना भाई दांत टेढ़े मेढ़े हैं, वो समस्या बढ़ने लग जाएगी। अब वो बच्चा हुआ टीनेजर या प्री प्यूबर्टल या प्यूबर्टल एज हो गई, मिक्स डेंटिशन हो गया, अब वही परेशानी बढ़ते बढ़ते बच्चे के और मसूड़ों में चली जाएगी। तो इस तरह से एक प्रोटोकॉल है जिसका हमको ध्यान रखना होगा कि अगर बचपन से ही अगर हम ध्यान रखेंगे तो चीज़ें हमारी कंट्रोल में होंगी। तो ये बचपन से ही कैसे ध्यान रखा जाए, ये जो नए माता पिता भी हैं उनको भी गौर करने वाली बात है, इसका भी मैं डॉक्टर साहब से जवाब लूँगा। इससे पहले दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ सीधे आप जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 0141-270-4098 यानी 0141-270-4098, और एक दूसरा नंबर भी है 0141-270-4999। आप इन पर सीधे कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब डॉक्टर साहब हमें देंगे। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि बचपन में ही ध्यान रख लेना चाहिए ताकि वयस्क तक होने के होते होते बड़ी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। तो बहुत मौजूद सवाल आपने उठाया कि जिस तरह से जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, उसमें बड़ी आम समस्या है कि माता को जॉब भी करना है और घर भी संभालना है और बच्चे भी लालन पालन करने हैं। और उस संदर्भ में आपने जो उसके बरक से बात कही कि बच्चे दूध पीते पीते सो जाते हैं, बॉटल्स पर रहते हैं, उससे ये टूथ जो गलने वाली प्रॉब्लम है और वो सड़ांत वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो ध्यान क्या रखा जाए, किस तरह से शुरुआत हो, और अगर बच्चे जो बड़े भी हो गए जो खुद का ध्यान रखने लगते हैं तो उनको क्या प्रैक्टिस में लेना चाहिए? जी मैं बताना चाहता हूँ कि जो पैदा हुए बच्चे हैं, यानी जिनके दांत ही नहीं आए, आपको ध्यान वहाँ से रखने की आदत डालनी चाहिए। बच्चा पैदा होता है मदर मिल्क पे होता है, ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है, उसके बावजूद भी आपको एक गॉस पीस को लेके नित्य प्रति कम से कम दिन में एक बार सारे मसूड़ों की सफाई करनी चाहिए। उससे धीरे धीरे क्या होगा कि जो ओरल इन्फेक्शन है वो उसका लोड ही बच्चे के मुंह में कम रहेगा। फिर उसके बाद में जब उसके प्राइमरी दांत जैसे 7 महीने में स्टार्ट, 6 से 7 महीने या 8 महीने में पहला दांत आ जाता है, या तो नीचे का प्रोबेबली ज़्यादा आता है, नहीं तो ऊपर के आ सकते हैं। जब वो आने स्टार्ट हो जाए फिर धीरे धीरे आपको उन दांतों को साफ करने की आदत, क्योंकि बच्चा छोटा है वो खुद नहीं कर सकता, तो आपको ध्यान रखना है। आप जिस इलाके में जहाँ फ्लोराइड की मात्रा को थोड़ा देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग पेस्ट का चयन करके आप उसको ब्रशिंग की धीरे धीरे हैबिट अपने सुपरविजन में डाल सकते हैं। अब जैसे बच्चा 3 साल के करीब होने लग जाएगा, मुंह के अंदर लगभग सारे ही दूध के दांत होंगे, मेरी बातों को आप माइंड कीजिएगा, दूध के दांत होंगे, तो उसको आपको ध्यान देना है कि वो सीधा सीधा ब्रशिंग रोज सुबह शाम करे। सीधा सीधा का मतलब सिंपल ये है हॉरिजॉन्टल, ऐसे और ऐसे, और ऐसे ही बच्चा टोन अप हो सकता है। जब बच्चा इससे टोन अप हो जाएगा तो 6 साल के बाद में उसका परमानेंट पहला दांत आ जाएगा जी। परमानेंट आने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है, क्योंकि अब वो दांत रिप्लेस नहीं होगा। तो
हम कभी ये भी नहीं सोचना है कि जो रिप्लेस नहीं होगा तो हमको उसका ध्यान नहीं रखना है। देखिए, अगर ऊपर वाला दांत अच्छा होगा तो नीचे वाला डेफिनेटली अच्छा होगा, अदरवाइज जो इन्फेक्शन है, जो कैरीज है, वो नीचे भी प्रोपोगेट होने की संभावना बनी रहती है। तो हमको दोनों ही परिस्थिति ध्यान रखनी है। अब 3 साल होते होते दूध के दांत रहे, उसके बाद धीरे धीरे अपन ने उनको मेंटेन करना बच्चे को सिखाया। एटलीस्ट नाइट में ब्रशिंग जो है, मैं फोकस देना चाहता हूँ वो ज़रूर करें, जो कि हमारी इंडियन पॉपुलेशन में थोड़ा सा उसको बारे में जागृति का अभाव है। हम लोग रात को ब्रश नहीं करते हैं। तो बच्चे को शुरू से अगर वो हैबिट पड़ जाएगी तो बहुत उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। फिर 6 ईयर से लेके अप टू 12 ईयर तक उसके दांत दोनों प्रकार के होंगे। मिक्स डेंटिशन हम लोग बोलते हैं, जिसमें दूध के दांत धीरे धीरे गिरते हैं और पक्के दांत आते हैं। इस फेज के दौरान बच्चा समझदार भी होगा, वो आपके कमांड भी मानेगा। आप उसको कहेंगे कि ब्रशेस को अब ऊपर से नीचे की तरफ, पहले हमने कहा हॉरिजेंटल ले जाएगा वो, क्योंकि उसका माइंड उसी कमांड को मानेगा। फिर हम उससे कहेंगे दांत को ऊपर और नीचे की तरफ ब्रश करे, तो जितने भी खाने के बाद में जो कण जमे रह जाते हैं वो उस ब्रश से साफ हो जाएंगे। तो अगर हम 12-13 ईयर्स तक के बच्चे या लड़का या लड़की दोनों को ये चीज़ बताएंगे तो ना तो दूध के दांत असमय गिरेंगे और पक्के दांत भी समय पे आएंगे, तो मालक्लूजन की समस्या जो आपने कहा था, टेढ़े मेढ़े दांत की समस्या, वो भी कम या नहीं होगी। तो ये तो आपने बखूबी बच्चों की बातें समझा दी, किस तरह से जब बच्चा पैदा होता है और एक एडोलसेंस में आता है, वयस्क बनने लगता है, तब तक की बात। लेकिन वयस्क बनने के बाद क्या ध्यान रखा जाए दांतों को लेकर, कि जो ब्रशिंग आपने बताई बच्चों को लेकर, क्या ये बड़ों पर भी लागू होती है? और 2 टाइम जो ब्रश की बात है, आपने सही कहा, जब मैं भी फैक्ट्स पे थोड़ा सा ध्यान दे रहा था तो इंडियन पॉपुलेशन में ये बहुत ही कम प्रैक्टिस में है कि दोनों टाइम ब्रशिंग करने का। लेकिन क्या ज़रूरत है दोनों टाइम ब्रशिंग करने की, ज़रा ये बताइए डॉक्टर साहब। और वयस्क को किस तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार जब दांत अगर फिक्स हो गए 10-12 साल की उम्र बच्चे में, वो ताज़ ज़िंदगी वो दांत कैरी करता है और जो कि उसके बुढ़ापे तक साथ देते हैं जी। तो कैसे ध्यान रखने की वयस्क को ज़रूरत होती है दांतों? देखिए, इसका बड़ा साइंटिफिक आंसर ही मैं देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इंडियन पॉपुलेशन में 2 टाइम मील या 3 टाइम मील की परंपरा है। 3 टाइम मील का मतलब मैंने उसमें ब्रेकफास्ट को शामिल किया, और 2 टाइम मील का मतलब मॉर्निंग और इवनिंग में। अब जब हम खाना खाते हैं, पहला मील हम सुबह लेते हैं, चाहे या तो हम 12 बजे लेंगे, और अगर हमको ब्रेकफास्ट लेना है तो हम 9 बजे या 8 बजे लेंगे जी। तो वो ब्रेकफास्ट हुआ लगभग 8 से 10 घंटे या 11 घंटे के बाद में, और नाइट में आप 9 बजे या 10 बजे आपने लास्ट मील किया। आप इसको ऐसे कैलकुलेट करें तो 12 आवर्स इज सफिशिएंट टू ग्रो ए बैक्टीरिया। 12 घंटे किसी बैक्टीरिया को डेवलप होने के लिए जो फिल्म, वो पहली आउटर फिल्म बनाता है दांत के ऊपर, जिसको पेलिकल हमारी लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं, उसके लिए सफिशिएंट होता है। सो होता क्या है, अगर मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, नाइट ब्रशिंग करेंगे तो हमने जो सुबह के लंच से लेके नाइट तक जो पेलिकल बनी उसको एब्रप्ट कर दिया। क्या कर दिया? तोड़ दिया बिल्कुल। अब हमने नाइट को तोड़ दिया। अगर कुछ भी बैक्टीरिया अवेलेबल रहे, जो 11-12 बजे से अवेलेबल रहे, कब 5 बजे तक या 6 बजे तक, फिर हमने सुबह उठ के कुल्ला करके ब्रश कर लिया, तो हमने पेडिकल को फिर तोड़ दिया। तो हमने क्या किया, कंटिन्यूसली जो बैक्टीरिया की पेडिकल थी उसको हमने एब्रप्ट करते गए, तोड़ते गए। तो जो आपकी कैरीज होने की संभावना, मैं यहाँ वर्ड यूज करूंगा संभावना, वो उस आदमी की तुलना में जो नाइट ब्रशिंग नहीं करता है वो काफी कम हो जाएगी। तो आशंका जो है दांतों में मसूड़ों की समस्या शुरुआत होने की, वो बहुत हद तक वहीं रुक जाती है। कॉलर है डॉक्टर साहब, पहले कॉलर ले लेते हैं और सीधे आपसे सवाल चलेंगे। जी, अपना सवाल पूछिए, अपना नाम बताइए, क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? हेलो जी, स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर में। हाँ सर जी, नाम बताइए, अपना सवाल पूछिए जल्दी से। नेमिचंद जी, नेमिचंद जी बताइए। दांतों में थोड़ी तकलीफ थी है। क्या तकलीफ क्या है आपको? दांत थोड़े छोटे हो रहे हैं, उसमें कुछ बढ़ जाता है, खाता हूं तो दर्द होता है। क्या उम्र है नेमिचंद जी आपकी? उम्र 58 साल है सर। 58 साल है। और कहां से बोल रहे हैं आप? कहां से बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ साहब, जेठ सीकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया नेमिचंद जी। सीधा डॉक्टर साहब आप ही का रुख कर लेता हूँ। 58 साल की उम्र है कह रहे हैं नेमिचंद जी, और दांतों में खाते हैं तो जमना शुरू हो जाता है और सड़ने लग गए हैं। क्यों ऐसा होता है? इस तरह की समस्याएं क्यों आती हैं? देखिए, जो इनका प्रश्न है, इतना अच्छा इसका उत्तर मैं दूंगा और इनको शायद समझ में भी आएगा कि
अगर जब खाना फंसता है, खाना जमता जिसको आपने वर्ड किया, इसका मतलब है खाना फंसता है, वो एक उम्र के साथ में इसलिए होने लगता है कि दांत और मसूड़े के बीच में जगह बन जाती है। ठीक है, ये नेचुरल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मसूड़े आपके मजबूत होंगे तो वो दांत और मसूड़े के बीच में जगह नहीं रहेगी और खाना नहीं फंसेगा। एक बात। अब आपका उत्तर यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए कि हम कैसे उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आप अपने राजकीय चिकित्सालय में जाके अपने दांतों की सफाई करवाइए। जब दांतों की सफाई होगी तो दांतों की सफाई का मतलब ये होता है कि जो मसूड़ा होता है वो लगभग 2 से 3 मिलीमीटर दांतों के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो जब सफाई होने के बाद में उसमें वापस टाइटनिंग आएगी और खाना फंसना बंद हो जाएगा। जी, उम्मीद करते हैं नेमिचंद जी आपको जवाब मिल गया होगा। तो जिस तरह से और भी दर्शक सुन रहे हैं, उनके लिए भी, देख रहे हैं, उनके लिए भी जवाब है कि दांतों की अपनी नियमित सफाई कराएं तो मसूड़ों और दांतों के बीच में गैप बनना बंद हो जाएगा, इससे खाना नहीं फंसेगा। एक सर समस्या जो आमतौर पर इन दिनों देखी जा रही है वो एक बैड ब्रेथ, मतलब जो खांसी दिक्कत आती है लोगों को, खराब जो एक तरह से कहीं श्वास जब दांतों से बातचीत करते काफ़ी लोगों में किसी तरह से समस्या होती है, और वहीं में एक समस्या होती है काफ़ी लोगों में पायरिया की प्रॉब्लम होती है। तो ये किस तरह से शुरुआत होती है, और अगर ये किसी को है इस वक्त पे, अगर दर्शक देख रहे हैं, किस तरह से निजात पाई जा सकती है? देखिए जो बैड ब्रीथ या अपन कहते हैं कि मुंह से बदबू आना, वो एक आम परेशानी है, लेकिन हमेशा इसे मुंह से जोड़ के देखना गलत है। मुंह से बदबू आने के कई कारण होते हैं, उसमें से कुछ मैं आपको बताना चाह सकता हूं कि जैसे मान लीजिए आपको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, कोई लंग डिजीज है, या आपको शुरू से कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम है, या कोई जीआई ट्रैक्ट की प्रॉब्लम है, इन कारण से भी मुंह के से स्मेल आती है। हाँ, पर अंतर ये होता है कि उन सारी स्मेल्स अलग अलग तरह की होती है, पर जो मरीज होता है वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि ये मुंह की सड़न के कारण है या पेट की गड़बड़ी के कारण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नंबर 1। नंबर 2, उससे निजात पाने के लिए सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आप मुंह के डॉक्टर को दिखा के, यानी कि दांतों के डॉक्टर को दिखा के कम से कम दांतों की सफाई एक बार करा लें, जिससे कि क्या है कि आपकी एक परेशानी, एक तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी कि मुंह की बीमारी के कारण तो मेरे बदबू मुंह से नहीं आती है। तब अपन दूसरी कि भाई मेरे को कोई रीनल डिजीज़ तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि किडनी की प्रॉब्लम, या पेट की प्रॉब्लम, या अस्थमा की प्रॉब्लम, या साइनस की प्रॉब्लम, इनसे भी मुंह के अंदर से बदबू आती है। एक सवाल इसी से जुड़ा मैं और लूँगा, आपसे दांतों से जुड़ा। उससे पहले कॉलर हमारे साथ हैं जी, अपना नाम बताइए। हेलो डॉक्टर में स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। सर नमस्कार, मैं धीरज बात कर रहा हूँ ग्वालियर से। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरी माँ की जो है नीचे की साइड में पीछे की दाढ़ में पस पड़ गया है, और उनका कुछ समय पहले आँख का ऑपरेशन हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या दाढ़ का ऑपरेशन करा सकते हैं, या फिर उसके लिए कोई मेडिसिन दे सकते हैं? जी जवाब ले लेते हैं डॉक्टर साहब। दाढ़ के पीछे पस हो गया माता हाँ, जी, किस तरह से आज इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और ये बहुत बड़ा मिथ है कि आंख का ऑपरेशन से और दांत का, 2 चीज़ इन्होंने जोड़ी है। मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगा, इनका बहुत अच्छा प्रश्न है। ये एक बहुत बड़ी मिथ्या है कि आंख और दांत का कोई संबंध होता है। जनरली हमारे पास पेशेंट आता है, वो कहता है साहब ऊपर का दांत आप मत निकालिए या मत इलाज करिए, मेरी आंख बैठ जाएगी, ऐसा करके। तो मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ, साइंटिफिकली आंख और दांत दोनों का कोई रिलेशन नहीं होता। अगर आप आंख का इलाज करा रहे हैं तो बखूबी कराएं, और दांत का करा रहे हैं तो बिल्कुल कराइए। ना तो आंख का दांत से संबंध है, ना दांत का आंख से संबंध है। और रही बात दांत में पस की, तो अगर मान लीजिए दांत में पस पड़ गया, ऐसा आपके डॉक्टर ने बताया है, तो जनरली रूट कैनाल के लिए कह रहा होगा। तो रूट कैनाल एक प्रोसेस है जिसमें दांत के अंदर से एक रास्ता बना के उस मवाद को सुखा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, और वो आपके माताजी का दांत बिल्कुल ठीक हो जाएगा और दर्द रहित हो जाएगा। उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा। सर, जो जिस तरह से इनका एक सवाल रहा, उसी से मैं कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ सवाल, एक तरह से टूथ में जो प्लेक, जिस तरह से कहें कि काफ़ी लोगों को लगता है कि एक पत्थर जैसा जम गया है, बड़ी स्थिति लोगों के सामने आती है। लोग अक्सर शिकायत भी करते हैं कि दांत पीले हो जाते हैं, और दांतों में नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं कुछ एक ठोस पदार्थ जैसा जमा हो जाता है। ये क्या होता है और किस तरह से इससे निजात पाई जा सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न है मनीष जी। इसको हम लोग हमारी भाषा में टार्टर बोलते हैं। ये वही फॉर्म है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वार्तालाप में बताई थी, पेलिकल। जो पेलिकल थी, यानी बैक्टीरिया ने जो सबसे पहले जो लेयर बनानी स्टार्ट की थी, पेलिकल, जिसको मैंने कहा था कि मॉर्निंग इवनिंग अपन 2 बार एब्रप्ट करेंगे, तोड़ेंगे। जनरली हमारे मुंह के अंदर कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहां हमारे ब्रश की एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पाती है,
यानी ब्रश वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। जैसे आप मान के चलिए, उदाहरण के लिए जो हमारा नीचे वाला जबड़ा होता है उसमें आगे के दांतों के पीछे का हिस्सा, आप जनरली हमारे पास जो मरीज आते हैं या आपने भी जो किसी जने की परेशानी सुनी होगी तो वही कहता है कि मेरे दांतों के पीछे जमावट है, आगे नहीं कहेगा वो आपको कभी भी। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि वहाँ पे बहुत सारी जो मुंह के अंदर थूक होता है जिसको सलाइवा बोलते हैं, उसकी ओपनिंग्स होती हैं। तो उस ओपनिंग की जो कंपोजिशन है, यानी कि उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं उसमें बहुत सारे कैल्शियम कंटेंट्स होते हैं, तो स्लोली दैट गेट डिपॉजिटेड टू दैट एरिया, वो वहाँ पे जमने लग जाते हैं। एंड इट इज़ ए निश फॉर बैक्टीरिया, वो जीवाणुओं के लिए एक निश, एक घर बनाने के लिए जगह मिल जाती है और धीरे धीरे वो हड्डी को गलाने लग जाते हैं और दांत को भी सड़ाने। तो बिल्कुल सर इसका क्या इलाज है कि सफाई करा ली जाए उसका सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको करेक्ट ब्रशिंग टेक्निक अवेलेबल है, आपको करेक्ट ब्रशिंग टेक्निक पता है। जनरली क्या होता है, जो ब्रश होता है, हम लोग क्या है ब्रश को एक ही मोशन में पूरे मुंह में घुमा लेते हैं। अगर ब्रश का जो पिछला हिस्सा होता है जिसको हील बोलते हैं, आप ब्रश को डिवाइड करेंगे तो उसमें ब्रिसल्स का जो पीछे वाला हिस्सा है उसको हील कहेंगे। जैसे जूते की हील होती है ऐसे उसकी हील होती है। उस हील का इस्तेमाल आप नीचे के पीछे के दांतों में इस्तेमाल करिए तो वो इजीली चला जाएगा और इजीली रोज सफाई कर सकता है। और अगर किसी को जम गया है तो सफाई से हटवा बिल्कुल आप एक बार मशीन से हटवा लिए, मैनुअल हटवा लीजिए डेंटल डॉक्टर से, और उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करिए तो फिर वो आगे नहीं जमेगा। बिल्कुल। एक और कॉलर लगातार काफी सवाल पूछने को आतुर है दर्शक। जी अपना नाम बताइए और पूछे सवाल। सर मेरा नाम कालूराम बोल रहा हूँ। जी नाम दोहरा दीजिए अपना। कालूराम सर। जी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है आपका? मैं जोधपुर के पास में गाँव है। जी जोधपुर से बात कर रहे हैं आप, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? मैं ये कह रहा मेरे से उसके बाद 2 बार दांत की डलवा काम नहीं कर रही है, 2 बार दांत डलवा शायद आपकी आवाज साफ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा एक बार थोड़ा संक्षिप्त में अपना सवाल दोहरा दें आप, और अपनी उम्र भी बता दीजिएगा। मेरी 32 की है जी। 32 की में दांत के वजह से जी बिल्कुल। आप एक बार फिर से हमें कोशिश कीजिएगा या फिर हम हमारी तरफ से कोशिश करेंगे आपको फिर से जोड़ने की। आपके यहाँ से आवाज़ में कुछ डिस्टर्बेंस है, दोबारा आप कॉल लगाइएगा। डॉक्टर साहब हालांकि अभी एक 32 साल के थे और वाकई ये समस्या बताती है कि हर उम्र के लोग इस तरह से दांतों की समस्या को लेकर के परेशान है। एक और इसी से सफाई से जुड़ी हुई जब बात कर रहे हैं हम हाइजीन की, क्योंकि ज़्यादातर समस्याएं हाइजीन, ओरल हाइजीन को रख करके दूर की जा सकती है, जिस तरह से आपकी बातचीत से भी हमें सार समझ आ रहा है। दांतों का पीलापन अक्सर, क्योंकि दांत हमारे शुरुआत से बता दिया गया कि दांत सफेद होने चाहिए, क्या दांतों का रंग वाकई सफेद होता है या फिर पीला भी नेचुरली कलर है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए ऐसा होता है, दांतों का जो रंग है, दांत क्या है, वो हड्डी का एक पार्ट है जी, दैट ऑल रिजेंबल्स टू योर बोन कलर। आप ये देखिएगा जितने फेयर कलर लोग हैं उनके दांत उतने पीले होते हैं। बिल्कुल। आप कभी मौका लगे आप किसी ब्रिटिशियस को देखिए, कोई यूरोप कंट्री वालों को देखिए, हल्के पीले दांत होते हैं। तो कभी भी पीलेपन को दांतों की सफाई से जोड़कर मत देखिए। नंबर 1, ये हर व्यक्ति के, हम लोग जैसे दांत आर्टिफिशियल भी जब बनाते हैं तो उसमें शेडिंग होती है। सबकी शेडिंग ए क्लास नहीं होती है, किसी की बी होती है, किसी की सी होती है, किसी की डी होती है, और उसमें डिफरेंट वैरायटी होती है। तो कभी भी दांतों का सफेद होने कोई क्राइटेरिया नहीं होता। पहले तो मैं इस मिथ को क्लियर करना चाहता हूँ। दूसरा, अगर आप बहुत फेयर हैं तो डेफिनेटली आपके दांत कुछ येलोइश होंगे, तो कभी भी उनको बहुत ज़्यादा वाइट करने की कोशिश ना करें। ना कोई आर्टिफिशियल जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल करें। अननेसेसरी उससे आप जो हार्डेस्ट टिश्यू है हमारा इनामल, उसको आप ख़राब कर लेंगे। तो पहला तो मिथ इसी को दूर करिए कि दांत को हमेशा सफ़ेद होना चाहिए। तो ये भी कुछ उसी तरह से माना जाए डॉक्टर साहब, जो मार्केट में इतने अरसे से क्रीम्स लॉन्च की गई कि इससे रंग गोरा कर लीजिएगा, क्योंकि काला रंग सफ़ेद होना, गोरा होना ज़रूरी है, जो कि कुदरत का दिया हुआ कलर है। तो इस मिथ को भी तोड़ने की ज़रूरत है। दर्शकों के सामने जरा आप समझाइए आज कि ये जो दांतों को सफ़ेद करने के जो दावे करने वाले विज्ञापन करके और कंपनियां पेस्ट लॉन्च करती, क्या वाकई दांत सफ़ेद हो सकते हैं इनसे? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर कोई भी कंपनी या कोई भी टूथपेस्ट ऐसा कहता है कि आपके दांत सफ़ेद या चमकदार होंगे, पहला तो ये सब है ना, देखिए क्या है, कॉस्मेटिक एक्ट में आता है, ये सारे दावे करने ही नहीं चाहिए। नंबर 2, अगर कोई पेस्ट ऐसा बन के आता है मार्केट में और आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करेगा, उसका जो ग्रेन साइज़ है, जो उसका पार्टिकल साइज़ है वो बड़ा होगा।
जब पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो वो दांत की एनामल को एब्रेजन करेगा, घिसेगा, जिससे आपको ये फील होगा कि आपके दांत चमकदार या सफ़ेद हैं। बट स्लोली वो क्या करेगा, आपकी सरफेस को खराब करेगा, यानी कि पतला करेगा। तो देखिए, दांतों का पतला होंगे, फिर आपको धीरे धीरे ठंडा गर्म लगने लग जाएगा, क्योंकि जो दांतों का एनामल है उसके नीचे डेंटिन होता है, जिसमें कि रगे नसें होती हैं, यानी कि ठंडा गर्म पहचान करने वाली नसें होती हैं। जब एनामल कटने लगेगा तो वो डेंटिन तक आपको जाने के कारण आपको ठंडा गर्म लगने लगेगा। तो हमेशा इस तरह के प्रोडक्ट से जो इस तरह की मैं तो कहूँगा फॉल्स प्रॉमिसिंग करते हैं कि दांत सफ़ेद हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे, इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जबकि कुदरती रूप से पीले और सफ़ेद दोनों दांत, जिस तरह से आपने बताया कि दोनों को ही स्वीकार कीजिए, कुदरत की देन है वो उस तरह से। इसी में एक दिलचस्प सवाल और मैं बड़ा ध्यान में आ रहा है इस वक्त पे डॉक्टर साहब, आप हालांकि एलोपैथ से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ट्रेडिशनल पद्धति में हमारे बताता क्या कि दातुन कीजिए, नीम का दातुन कर लीजिए, बबूल का दातुन कर लीजिए, मंजन कर लीजिए, और उसमें सफ़ेद मंजन भी होता है, उसमें लाल मंजन भी होता है। तो क्या ये ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ जो पेस्ट हमारे यहाँ उपाय किए गए, घरों में बनाए गए, या फिर किसी तरह के घरेलू मसालों के जरिए ही, कोयले के भी एक तरह से कहें कि कई काफ़ी लोगों ने इस्तेमाल करना बचपन में हमें याद आता है, जब बताया जाता था, दादी नानियाँ कहती थी, ये कितने सुरक्षित हैं और क्या ये किए जा सकते हैं? देखिए, असल में क्या है कि जिस ज़माने की आप बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहली बात तो उस ज़माने में इस तरह के जो प्रोडक्ट आज हैं वो अवेलेबल नहीं थे। पहली बात, वो उस समय की डिमांड थी। अब अपन स्टार्ट करते हैं नीम से जी। नीम की दातुन का जब इस्तेमाल करते थे, उससे पहले क्या करते थे, ये एडवाइस करते थे बुजुर्ग कि पहले इसको अच्छे से चबाओ। जब वो बिल्कुल स्मूथ हो जाती थी, उसके बाद वो कहते थे धीरे धीरे इससे सरफेस को साफ करो। उससे उनके दो फायदे वो बताते थे, और जो क्लिनिकल भी प्रूवन है कि नीम जैसे कि एंटीबैक्टीरियल हम लोग मानते हैं, तो वो लोग क्या करते थे, उससे पहले तो जब उसको चबाते थे तो उसका कुछ जूस ओरल कैविटी में जाता था, तो उनका ये मानना था कि मुंह से फ्रेश रहता है, नंबर 1। और जो चबाने से आगे का हिस्सा बिल्कुल जो ब्रशनुमा बन जाता था, उससे वो अपने दांतों की सरफेस को हल्का सा क्लीन करते थे। ये एक्चुअली में करेक्ट टेक्निक उनके द्वारा बताई गई थी, जो धीरे धीरे समय के साथ में बिगड़ती चली गई। लोगों ने क्या किया, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का और इस्तेमाल स्टार्ट किया। दांतों की माल प्रैक्टिस ऐसे करने लगे कि जैसे कोई अपन उससे लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, अल्टीमेटली है तो वो बॉडी का पार्ट, वो कितना भी मजबूत हो, अगर आप उससे लड़ाई लड़ेंगे तो वो टूटेगा, खराब होगा, उसके जो चबाने वाले कस्प हैं वो धीरे धीरे फ्लैट हो जाएंगे। नंबर 1 ये तो रहे आपके उस प्रश्न का उत्तर कि नीम का इस्तेमाल जायज़ है या नहीं है। जायज़ हो सकता है, बशर्ते उसको उन्हीं शर्तों पे किया जाए जैसी शर्तें बताई गई थी। पहली बात, यानी कि माल यूज़ नहीं करना है, नंबर 1। नंबर 2, अब बात आते हैं पाउडर्स पे। देखिए, जो पार्टिकल साइज को ध्यान में रख के जितने भी पाउडर बनाए गए हैं वो बिल्कुल ओके हैं, जिनको अगर आपको किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने उनका अप्रूवल कॉस्मेटिक एक्ट के थ्रू ले रखा है, यानी कि उसका पार्टिकल साइज इतना बड़ा नहीं है कि वो दांत की सरफेस को काटे, तो उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर वो ऐसा अप्रूवल नहीं है तो ये मान के चलिए बड़ा पार्टिकल साइज आपके एनामल को नुकसान पहुंचाएगा। तो मैं संक्षिप्त में आखिरी पड़ाव पर है, तो दर्शकों के लिए क्रिस्प भाषा में अगर हम समझना चाहें कि जो आजकल काफ़ी 30 सेकंड में लोग समझना चाहते हैं, सबसे सेफेस्ट और सबसे इफेक्टिव माध्यम क्या है दांतों का? नीम की दातुन, अगर कोई बुजुर्ग, मैं काफ़ी मेरे घरों में बुजुर्गों को जानता हूँ जो आज भी नीम की दातुन का इस्तेमाल करते हैं और उनके दांत सुरक्षित हैं, तो किस तरह का फॉर्म, मतलब क्या ट्रेडिशनल जो पेस्ट आ रहे हैं, टूथपेस्ट आ रहे हैं वाइट और अलग अलग तरह के, उन पर जाया जाए, या फिर मंजन भी ठीक है, या फिर दातुन भी आप सलाह देंगे, किस तरह के फॉर्म पर देखिए, मैं जाना चाहिए? यही कहना चाहता हूँ, आप पेस्ट का इस्तेमाल करें, और पेस्ट के इस्तेमाल के साथ में पेस्ट को बदल बदल के इस्तेमाल करें। एक ही पेस्ट को बार बार इस्तेमाल नहीं करें, महीनों सालों तक इस्तेमाल नहीं करें। उसके पीछे जो स्कूल ऑफ थॉट है वो बिल्कुल अलग है। सारे जो पेस्ट होते हैं उनकी कंपोजिशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो एक ही चीज़ की हैबिट कभी भी ओरल कैविटी को नहीं पड़नी चाहिए। सो दैट आप जो उनका मन है वो करिएगा, लेकिन जनरली पार्टिकल साइज पे फोकस करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आपको भी पता है, आप जब देखेंगे टूथपेस्ट का तो उसमें डिब्बे के ऊपर पूरी कंपोजिशन होती है, साथ में पार्टिकल साइज भी लिखा होता है। तो जो सबसे कम पार्टिकल साइज है वो उस वाले पेस्ट का इस्तेमाल करें। आप कौन सा पेस्ट इस्तेमाल करते हैं इट्स अप टू यू, बट उसको बदल के इस्तेमाल करिए। तो कितने पार्टिकल साइज से पेस्ट शुरू होते हैं और कितने तक मार्केट में उपलब्ध हैं और किस तक जाना चाहिए? जितने भी मेडिकेटेड मेडिकल स्टोर पे या स्टोर पे जो मिलते हैं उनका पार्टिकल साइज तो जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित है, पर उसके अलावा जो छोटी कंपनियां, ऐसी कंपनियां जो छोटे इलाकों को टारगेट करके अपने पेस्ट या पाउडर बनाती हैं,
उनको पे आपको नहीं जाना चाहिए। जैसे आपने बताया कोयला, आपने बताया ईंट है, कोयला है, इसके अलावा जो छोटे छोटे हमारे जिला विशेष के कई पाउडर्स होते हैं जिसमें कि है ना तंबाकू का इस्तेमाल भी है। तो ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए, जिससे क्या धीरे धीरे आपको आदत भी पड़ती है और आपके दांत भी खराब होते हैं। सर, मैं संक्षिप्त में एक सवाल और आपसे ले लेता हूं, क्योंकि मुझे बताया गया थोड़ा सा समय है, जल्दी ही वाइंड अप करेंगे। ज़रा आप मुझे बताइए, आप 20 सेकंड में, कि दांतों की मसूड़ों की बात आपने कर ली, कि टंग को भी उसी पेस्ट से साफ करना सुरक्षित है, और जो पेस्ट में आजकल कहा भी जाता है कि सल्फेट की मात्रा भी होती है, तो उसको भी लगातार उसका सेवन करते रहने से नुकसान हो सकता है, कि ये क्या भ्रांति है या सच है? देखिए, आप एक डायलॉग याद रखिए, दिन में 2 बार 2 मिनट हर बार, बस दिन में 2 बार 2 मिनट हर बार, दिन में 2 बार 2 मिनट हर बार। ये एक निचोड़ है पूरी तरह से जो डॉक्टर साहब ने बताया, भटनागर साहब ने, कि कैसे आप अपने आहार व्यवहार के साथ साथ दातुन, चाहे पाउडर कर रहे हैं, दातुन कर रहे हैं या फिर पेस्ट कर रहे हैं, अपने दांतों को सुरक्षित रख सकते हैं, और जो एक मजबूती और मुस्कुराहट है दांतों की, वो अपने तक ना सीमित रखते हो बल्कि पूरे समाज में भी फैला सकते हैं। और दांत जब मजबूत हैं तो आत्मविश्वास भी एक तरह से कहें कि पत्थर जैसा मजबूत रहता है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और तमाम सवालों के जवाब डॉक्टर साहब ने दिए, संक्षिप्त में भी और विस्तृत भाषा में भी आपने समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए डॉक्टर साहब। तो फिलहाल हेलो डॉक्टर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए और विशेष कार्यक्रमों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, राजस्थान के साथ। नमस्कार।